हेलो भाई। तो हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं आज, वेव्स। और सीधे तुम्हारे सामने बुक की पीडीएफ है, मैं इसके थ्रू पढ़ाऊंगा जिससे कि हम जल्दी जल्दी ये कवर कर पाए। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं। नोट्स मैं इसमें हाईलाइट कर दूंगा, मार्क कर दूंगा, और जिसको नोट्स बनाने वो इसी से बना लेगा। बाद में मैं इसकी पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं, चैप्टर क्या है, वेव्स। ठीक है, वेव्स में सबसे पहले वेव मोशन। ठीक, वेव क्या होती है? कुछ इस टाइप की वेव होती है। ठीक है, अभी सारा एक साथ हम डिस्कस करते चलेंगे। व्हाट इज वेव मोशन? वेव मोशन क्या है? वेव मोशन इज अ काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस which travels through a medium due to repeated vibration of the particle। देखो, एक एक काइंड का डिस्टरबेंस है। अभी मैं डिस्टरबेंस भी बताऊंगा क्या होता है। ठीक है, डिस्टरबेंस तुम ऐसे समझ लो कि किसी की करंट स्टेट में चेंज आ जाना। मान ले अभी किसी पार्टिकल की वेलोसिटी v है, तो उसमें चेंज आया कुछ, तो ये जो हो गया ये इसका डिस्टरबेंस हो गया। जो उसमें उसकी स्टेट में जो चेंज आया वो उसका डिस्टरबेंस हो गया। ठीक है, तो अब वेव मोशन क्या है? वेव मोशन एक ऐसा डिस्टरबेंस है जो कि किसी भी मीडियम में ट्रैवल करता है ड्यू टू रिपीटेड वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल। मतलब कि जैसे साउंड है, साउंड भी क्या करती है, मीडियम में ट्रैवल करती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, तो वेव की फॉर्म में ही ट्रैवल करती है ऐसे। ठीक है, तो ये डिस्टरबेंस हो रहा है। इसमें क्या कर रहा है, पार्टिकल है ना, अपनी मीन पोजीशन, ये जो मैंने लाइन खींची है ना ये वाली, ये इसकी मीन पोजीशन हो गई। तो पार्टिकल जो है मीन पोजीशन के अबाउट वाइब्रेट करता है, मीन पोजीशन के अबाउट वाइब्रेट करता है, उसी के थ्रू वेव का ट्रांसमिशन होता है मीडियम में। अब होता क्या है, तुमने जो पहले क्लास में भी पढ़ा होगा कि मीडियम के जो पार्टिकल है ना, मान लो ये पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा है, ये अपनी एनर्जी ट्रांसफर करेगा अगले को, ये करेगा अगले पार्टिकल को, ऐसे करके है ना, वेव जो है अपनी एनर्जी को ट्रांसफर करता है और इसी तरह से वेव आगे प्रोपोगेट करती है, मतलब आगे मूव करती है। ठीक है, तो वेव मोशन क्या हो गया, एक ऐसा डिस्टरबेंस जो कि ट्रैवल करता है किसी भी मीडियम में पार्टिकल के वाइब्रेशंस की वजह से। ठीक है, और पार्टिकल जो है, ये जो डिस्टरबेंस है वो ट्रांसफर करते हैं अगले पार्टिकल को। अब देखो ये है वेव कैसे चलती है। तो ये है, अगर हम वर्टिकल सेक्शन देखें सामने से, तो ये हो गया। अब देखो इसमें जो ये टॉप होता है इसे बोलते हैं क्रेस्ट, और ये डिप्रेशन, इस डिप्रेशन को बोलते हैं ट्रफ। क्रेस्ट और ट्रफ। और ये जो है ये होती है मीन पोजीशन, जिसको यहाँ नॉर्मल लेवल लिखा है। मतलब कि पार्टिकल जो है ना, इस मीन पोजीशन के अबाउट ये ऐसे वाइब्रेट करता चल रहा है। और अगर हम टॉप से देखें तो ये टॉप व्यू कैसे देखोगे, मान लो ऊपर से पानी में पत्थर डालो, तो पानी में जो ये डिस्टरबेंस होगा, तुम्हें वेव कुछ ऐसे दिखाई देगी, इस तरह से ही कुछ दिखाई देता है। तो ये टॉप व्यू हो गया, इसमें भी क्रेस्ट और ट्रफ दिखाया हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद हमें पढ़ना है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव मोशन। वेव मोशन के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, एक एक पढ़ते चलेंगे। देखो, इन वेव मोशन द डिस्टरबेंस ट्रेवल थ्रू द मीडियम ड्यू टू रिपीटेड पीरियोडिक ऑसिलेशन ऑफ द पार्टिकल अबाउट देयर मीन पोजीशन। अभी ये बात हमने पढ़ी है कि भाई साहब पार्टिकल जो है अपनी मीन पोजीशन के अबाउट क्या करता है, ऑसिलेट करता है। और पीरियोडिक का मतलब क्या होता है? पीरियोडिक का मतलब देखो क्या होता है, मान लो ये वेव चली टी टाइम में, ये पूरी वेव कंप्लीट हो गई, अब फिर से रिपीट कर देगी अपने आप को, तो ये पीरियोडिक मोशन होता है, आगे आएगा भी। ठीक है, दूसरा कि एनर्जी का ट्रांसफर, इसके बारे में भी अभी मैंने बात करी थी कि एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक जो एनर्जी का ट्रांसफर होता है ना, तो वो विदाउट एनी एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ द पार्टिकल ऑफ मीडियम, पार्टिकल ट्रांसफर नहीं होते। मतलब ये पार्टिकल अगर यहाँ है तो वो यहीं रहेगा, बस ये क्या करेगा, ये अगले पार्टिकल को अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर देगा, ये अगले को कर देगा। तो पार्टिकल तो अपनी जगह है, ठीक है, पर एनर्जी का ट्रांसफर इन्हीं पार्टिकल के थ्रू हो रहा है। ठीक अब देखो, जैसे साउंड की अगर मैं बात कर लूँ तो स्पेस में कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता, यानी कि कोई मीडियम नहीं होता। तो मीडियम नहीं होता तो पार्टिकल नहीं होते, पार्टिकल नहीं होते तो एनर्जी का ट्रांसमिशन नहीं हो पाता, इसी वजह से स्पेस में साउंड नहीं आती। पॉइंट नंबर 3,
ईच पार्टिकल रिसीव डिस्टर्बेंस अ लिटिल लेटर देन इट्स प्रिसीडिंग पार्टिकल। वही बात हो गई भाई साहब, अगर ये इसको अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है तो इसके पास तो बाद में आएगा ना, एनर्जी बाद में आएगी। नेक्स्ट, द वेलोसिटी विद विच अ वेव ट्रेवल इज डिफरेंट फ्रॉम द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। वेव की जो वेलोसिटी होगी वो पार्टिकल की वेलोसिटी से डिफरेंट होगी। ठीक है, अब आ जाते हैं हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव्स पे। सबसे पहली मैकेनिकल वेव, दूसरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। ठीक है, मैकेनिकल वेव कौन सी होती है? जिनको एक मटेरियल मीडियम की जरूरत होती है। जैसा भी मैं एक एग्जांपल दे रहा था, साउंड वेव। ठीक है, तो मैकेनिकल वेव कौन सी होगी? जिनको मीडियम चाहिए। वाटर की वेव हो गई, साउंड वेव हो गई, सिस्मिक वेव। सिस्मिक वेव कौन सी होती है? जो अर्थक्वेक के दौरान प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैंने बोला था, इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड के और मैग्नेटिक फील्ड के वेक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो जो वेव इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में ऑसिलेट करती है, वाइब्रेट करती है, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को कोई मीडियम की जरूरत नहीं होती। ठीक है, देखो जैसे कि सन से जो लाइट आ रही है वो हमारे पास तक पहुंचती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में। अब सन से जो लाइट आ रही है वो स्पेस के थ्रू भी ट्रेवल होती हुई आएगी, और स्पेस में कोई मीडियम होता नहीं है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो, उसको कोई मीडियम की जरूरत नहीं होती। और मैंने बताया था, देखो मान लो ये तेरी ईएम वेव है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये मैग्नेटिक फील्ड है। तो तीनों आपस में परपेंडिकुलर होती है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो प्रोपोगेशन होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है, तीनों आपस में परपेंडिकुलर होती है। नंबर 3, मैटर वेव्स। मैटर वेव्स क्या होती है? जो कि माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल से एसोसिएटेड होती है। माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल बोले तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, इनसे जो एसोसिएटेड होती है वेव्स, उनको बोलते हैं हम मैटर वेव्स। जैसे कि डी ब्रोगली वेव पढ़ा होगा। डी ब्रोगली वेवलेंथ भी होती है लैम्डा बराबर h/mv। ठीक है, अब देखते हैं कहाँ चलना है। हाँ, अब यहाँ पे आ जाओ। ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडिनल वेव। देखो, ट्रांसफर वेव में क्या होता है कि जो मीडियम के पार्टिकल होते हैं, मीडियम के पार्टिकल जो होते हैं वो वेव के प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर वाइब्रेट करते हैं। देखो कैसे, मान लो इस डायरेक्शन में तेरी वेव चल रही है, तो जो मीडियम के जो पार्टिकल होंगे ना वो इस तरह से ऐसे वाइब्रेट करेंगे इसके परपेंडिकुलर। ये हो गई ट्रांसवर्स। नाम से भी पता चल जाएगा। लॉन्गिट्यूडनल मतलब कि अलोंग द लेंथ। तो लॉन्गिट्यूडनल में क्या होगा, ये इधर आ जाओ, ये जो पार्टिकल होंगे ना वेव की डायरेक्शन में ही वाइब्रेट करेंगे। ठीक है, ये हो गए लॉन्गिट्यूडनल वेव। नेक्स्ट, एसेंशियल प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम फॉर, इसको है ना हल्का सा पढ़ लेते हैं फिर आगे चलते हैं। एसेंशियल प्रॉपर्टी ऑफ अ मीडियम फॉर, देखो ये डेफिनेशन जरूरी है, जो मैं मार्क करते चलो उनको पढ़ते चलना। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें आएगी वो मैं बताऊंगा, पर ये लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्स पता होनी चाहिए। अब आ जाओ इलास्टिसिटी। द मीडियम मस्ट पोजेस इलास्टिसिटी सो दैट पार्ट, ये क्या है? मीडियम की प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं हम मैकेनिकल वेव के प्रोपगेशन के लिए। अब एक बताई थी मैकेनिकल वेव कौन सी होती है? जिनको मीडियम की जरूरत होती है। अब मीडियम की जरूरत होती है तो मीडियम के पास कुछ प्रॉपर्टी भी होनी चाहिए। अब वो प्रॉपर्टी कौन कौन सी है जी? इलास्टिसिटी, इनर्शिया और मिनिमम फ्रिक्शन। देखो इलास्टिसिटी की, मीडियम के पास इलास्टिसिटी होनी चाहिए जिसकी वजह से पार्टिकल जो है अपनी मीन पोजीशन पे आ जाए। मतलब कि इलास्टिसिटी यही तो होती है कि अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रीगेन कर ले। पार्टिकल अगर यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुआ है तो वापस भी आ जाए, इसलिए इलास्टिसिटी की ज़रूरत है। दूसरा इनर्शिया।
मीडियम के पास इनर्शिया होना चाहिए जिससे कि वो काइनेटिक एनर्जी को स्टोर कर सके। सिंपल सी बात है। भाई अगर इनर्शिया नहीं होगा, इनर्शिया इनर्शिया किसकी वजह से आता है? मास की वजह से। और वही नहीं होगा तो काइनेटिक एनर्जी कैसे स्टोर होगी? तो काइनेटिक एनर्जी स्टोर करने के लिए इनर्शिया होना चाहिए, फ्रिक्शन मिनिमम होना चाहिए। भाई साहब अगर फ्रिक्शन ज़्यादा हो गया तो पार्टिकल वाइब्रेट कैसे करेंगे आसानी से? तो इसलिए मिनिमम फ्रिक्शन होना चाहिए। अब ये है डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट। देखो सारी चीज़ें मैं तुम्हें वे इससे एक वेव से ही पढ़ाऊंगा। ये रही, ये आ गई वेव। सबसे पहले है एम्पलीट्यूड। देखो भाई एम्पलीट्यूड क्या होता है? ये है आपकी मीन पोजीशन, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड क्या होता है? मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ये हो गया एम्पलीट्यूड इधर ये। तो मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो कहलाता है वो एम्पलीट्यूड कहलाता है, ठीक है। तो ये वाली जो डिस्टेंस हो गई ना, ओ से लेके सी पॉइंट तक, ये यहाँ दिखा रखा है ए ही एम्पलीट्यूड है, समझे? देखो ये लिखा, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस इज एम्पलीट्यूड, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है भाई? टाइम पीरियड होता है एक वेव को, एक साइकिल को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगा। मतलब कि ये देखो एक पूरी वेव ये है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये वेव को पूरा होने में, एक साइकिल चक्कर कंप्लीट करने में जो टाइम लगा वो टाइम पीरियड कहलाता है किसी भी वेव का, ठीक है। टाइम पीरियड, द टाइम पीरियड ऑफ अ वेव इज द टाइम इन विच अ पार्टिकल ऑफ मीडियम कंप्लीट्स वन वाइब्रेशन। पूरा एक वाइब्रेशन हो जाए या पूरी एक साइकिल कंप्लीट हो जाए, इन दिस केस पूरा एक वाइब्रेशन ये हो गया, समझे। नेक्स्ट इज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कुछ नहीं है, 1 अपॉन टाइम पीरियड होता है। फ्रीक्वेंसी इज 1 अपॉन टाइम पीरियड, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को इससे डिनोट करते हैं न्यू, ये ऐसे बनाते हैं। तो फ्रीक्वेंसी क्या है? मतलब कि एक सेकंड में कितनी वेव्स बन रही हैं, ये कितनी साइकिल कंप्लीट हो रही है, कितने पूरे ऑसिलेशंस हो रहे हैं एक सेकंड के अंदर, कितने पूरे ऑसिलेशंस हो रहे हैं। मतलब कि मैं कहूँ कि एक सेकंड में ऐसी कितनी बन रही हैं, समझे? तो एक सेकंड में ये कितनी बन रही है वेव्स इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव इज इन द नंबर ऑफ वेव प्रोड्यूस पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम, जैसे मैं यहाँ पे एक सेकंड मान रहा हूँ ना, तो एक सेकंड में कितनी वेव बने या एक यूनिट टाइम में कितनी बने, वो डिपेंड करता है हमारे अकॉर्डिंग टाइम पीरियड हम कितना लें। जैसे कि नॉर्मली देखो मैंने बताया ना 1 अपॉन टाइम पीरियड है और टाइम की यूनिट सेकंड ली है, तो सेकंड इनवर्स यूनिट क्या होगी इसकी? सेकंड इनवर्स, और जिसको हम क्या बोलते हैं? हर्ट्स। बहुत सुना होगा फ्रीक्वेंसी, इतने हर्ट्स उतने हर्ट्स। तो फ्रीक्वेंसी क्या हो गई? एक यूनिट टाइम में या एक सेकंड में कितनी वेव्स बन रही हैं, ये कितने कंप्लीट ऑसिलेशंस हो रहे हैं। नेक्स्ट, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होता है? द देखो 2 पाई क्या होता है? फेज होता है, पहले तो समझ लो। रेट ऑफ चेंज ऑफ फेज विद टाइम, यानी कि ओमेगा इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फेज विद टाइम, ठीक है। और 2 पाई 1 अपॉन टी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। तो 2 पाई न्यू, तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू। वेवलेंथ, अब वेवलेंथ देखो क्या होती है? दो सक्सेसिव कंप्रेशन, दो सक्सेसिव कंप्रेशन, कंप्रेशन बोलो क्रेस्ट, कंप्रेशन रेयरफेक्शन भी वही है, क्रेस्ट और ट्रफ। तो दो सक्सेसिव क्रेस्ट के बीच की जो डिस्टेंस है ना, वही वेवलेंथ कहलाती है, या एक पूरी वेव की जो लेंथ है, पूरी वेव की जो लेंथ है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक, ये भी लैम्डा होगी। अब देखो यार, दो सक्सेसिव क्रेस्ट या दो सक्सेसिव ट्रफ के बीच की जो डिस्टेंस है वो वेवलेंथ कहलाएगी, ठीक है। कहीं से भी कैसे भी निकाल लो, सेम ही आनी है। नेक्स्ट वेवलेंथ हो गया, तो दो सक्सेसिव क्रेस्ट या दो सक्सेसिव ट्रफ के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी? वेवलेंथ। अब आता है वेव नंबर। वेव नंबर इज
न्यू बार इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा। द नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट इन अ यूनिट डिस्टेंस, वेव नंबर क्या होगा, जैसे टाइम वो फ्रीक्वेंसी थी ना, 1 सेकंड में 1 यूनिट टाइम में कितनी वेव बन रही है, वो फ्रीक्वेंसी हो गया। वेव नंबर क्या हो गया कि 1 यूनिट डिस्टेंस में हमारी वेव कितनी है, वो क्या हो गया वेव नंबर। नाम से ही पता चल रहा है वेव नंबर, कितनी वेव। तो 1 यूनिट डिस्टेंस में कितनी वेव बन रही है इज कॉल्ड वेव नंबर। अच्छा, लैम्डा लेंथ है, लेंथ की यूनिट वही मीटर होगी, तो वेव नंबर की कितनी हो जाएगी 1 अपॉन मीटर, यानी कि मीटर इनवर्स। मीटर इनवर्स। एंगुलर वेव नंबर और प्रोपगेशन कांस्टेंट k इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा। तो फेज अपॉन वेवलेंथ, फेज अपॉन वेवलेंथ। वेव वेलोसिटी या फेज वेलोसिटी, वेव की वेलोसिटी को v से डिनोट करते हैं, यानी कि वेव कितना डिस्टेंस चल रही है पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेवलेंथ। अब ये है रिलेशन बिटवीन वेव वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी यानी कि वेव वेलोसिटी v, फ्रीक्वेंसी न्यू और वेवलेंथ लैम्डा, इनके बीच का रिलेशन चाहिए। तो वेव वेलोसिटी v होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि डिस्टेंस कितना है लैम्डा, वेवलेंथ अपॉन टाइम, और 1 अपॉन टाइम क्या हो गया फ्रीक्वेंसी, तो v बराबर न्यू लैम्डा। ये रिलेशन आ गया, यानी कि वेव वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा से याद रखोगे। ये सिंपल सिंपल से न्यूमेरिकल हैं, इनको एक बार करके देख लेना, हम अपना आगे चलते हैं। स्पीड ऑफ ट्रांसफर, फिर मेन तो इसमें पेंडुलम है, एक मिनट देख लेते हैं कब आएगा। मैं इसमें इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें ही कराऊंगा, ठीक है। चलो ये देख लेते हैं स्पीड ऑफ अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव कौन सी बताई थी, जिसमें जो मीडियम के पार्टिकल है वो वेव पे के डायरेक्शन में ही वाइब्रेट करते हैं, ठीक है। अब देखो लॉन्गिट्यूडनल वेव जो है उसकी स्पीड दो फैक्टर से डिटरमाइन की जाती है, ठीक है, वॉल्यूम इलास्टिसिटी या फिर बल्क मॉडुलस के, और द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड विच डिटरमाइन इट्स इनर्शिया। तो किस किस पे, बल्क मॉडुलस और इनर्शिया पे डिपेंड करती है, ठीक है। ये चीज भी एक बार देख लेते हैं। इन अ लॉन्गिट्यूडनल वेव द पार्टिकल ऑफ द मीडियम ऑसिलेट फॉरवर्ड और बैकवर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। ये तो हो गई आपकी वही लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होती है उसके बारे में इन्होंने बताया। उसके बाद दे कॉज कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन ऑफ स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट ऑफ फ्लूइड। इन लिक्विड और गैस की बात हो रही है ना, तो फ्लूइड में वो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन, जैसे तुम एक सिंपल सा एग्जांपल है कि हमने पानी के अंदर पत्थर डाला, तो पानी के अंदर कंप्रेशन बनेंगे, रेयरफेक्शन बनेंगे। तो इसी वजह से जो तुम्हारी लॉन्गिट्यूडनल वेव है ना किसी भी फ्लूइड के थ्रू, दो फैक्टर पे डिपेंड करती है, उसके बल्क मॉडुलस पे और उसके डेंसिटी पे, ठीक है। बल्क मॉडुलस क्या होता है, तो ये बताएगा।
बल्क मॉडुलस क्या था, इसकी यूनिट तो बिल्कुल सेम होती है, देखो प्रेशर की तो डायमेंशन है, तो बल्क मॉडुलस इज, अगर डायमेंशन निकालनी हो तो देखो कैसे निकालोगे, बल्क मॉडुलस के डेल्टा पी अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, स्ट्रेन की तो भाई कोई होती ही नहीं है, और प्रेशर की ml-1 t-2 डायमेंशन हो गई, और वो डेंसिटी की क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम ml-3, तो ये आ गई तुम्हारी डायमेंशन किसकी, किसकी, स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक है, अब स्पीड को हम कह सकते हैं कि किस किस पे डिपेंड करी, के बाई इसके रेशियो पे। अब देखो यहाँ पे क्या है, एल स्क्वायर t-2 आया था ये रेशियो, और स्पीड की डायमेंशन क्या होती है हमारी, एल t-1, ठीक है, और हमारे पास ये कितना है, एल स्क्वायर t-2, तो यहाँ पे किसकी कमी रह रही है, एक एल t-1 की ही कमी रह रही है, समझे। अब अगर इसका या तो फिर पूरा ही डायमेंशन निकाल के दिखाया जाए, पूरा ही ये पूरा रिलेशन ए बी सी मान के, तब ये जाके एंड में ये रिलेशन आएगा, तो तुम्हें ज़्यादा इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है, कहोगे तो फिर इसको निकाल के भी दिखा देंगे कि v की एल ए t-b मान ली, ये कितना है, एल स्क्वायर t-2, और यहाँ से कंपेयर करके ये रिलेशन आ जाएगा, इनको छोड़ दो, सब छोड़ दो ये, यहाँ आ जाओ। देखो प्रोग्रेसिव वेव पे आ जाते हैं, उसको छोड़ दे रहा हूँ, वो वैसे भी आता नहीं है टॉपिक, क्योंकि वो डायमेंशन से रिलेटेड हो गया ना, और ऐसे सवाल यूनिट एंड मेजरमेंट में खूब किए हैं कि एक यूनिट ये है, ये इस पर डिपेंड कर रही है, तो रिलेशन निकाला, तो वो वही चीज़ होगी। अभी चलते हैं प्रोग्रेसिव वेव पे। प्रोग्रेसिव वेव क्या होती है, जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ट्रैवल करती है, वो प्रोग्रेसिव वेव होगी। सिंपल सी बात है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो वेव ट्रैवल करती है उसे क्या बोलते हैं, प्रोग्रेसिव वेव। प्रोग्रेसिव वेव ट्रांसवर्स भी हो सकती है, लॉन्गिट्यूडिनल भी होती है, हो सकती है। प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव। अच्छा, हार्मोनिक वेव क्या होती है, सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ा होगा। सिंपल हार्मोनिक मोशन एसएचएम क्या होता है कि जो साइन वेव और कॉस कॉस वेव, ये यहाँ से शुरू हो रही है, साइन और कॉस वेव की फॉर्म में चलते हैं, वो एसएचएम वाले मोशन कहलाते हैं। तो देखो ये साइन वेव होती है और ये तुम्हारी कोसाइन कॉस वेव होती है। तो प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव, और हार्मोनिक हार्मोनिक वही कि अपने कुछ टाइम बाद रिपीट कर जाए। इफ ड्यूरिंग द प्रोपोगेशन ऑफ वेव थ्रू अ मीडियम द पार्टिकल ऑफ मीडियम वाइब्रेट सिंपल हार्मोनिकली अबाउट देयर मीन पोजीशन, देन वेव इज सेड टू बी प्लेन प्रोग्रेसिव। प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव वो होती है जिसमें मीडियम के पार्टिकल है ना एसएचएम में वाइब्रेट करें। एसएचएम बताया ना अभी, इस फॉर्म में चले। एसएचएम मतलब कि वेव की फॉर्म में चलेंगे, साइन या कोस की वेव में, और है ना कुछ टाइम बाद अपने आप को रिपीट भी करते हैं, वाइब्रेशन को रिपीट करेंगे। मतलब ये वेव एक ऐसे चली, कुछ टाइम बाद फिर से ये ये होते हैं एसएचएम। तो प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव में मीडियम के जो पार्टिकल हैं, मीडियम के जो पार्टिकल हैं वो एसएचएम में वाइब्रेट करेंगे। एसएचएम रह गया क्या ऊपर,
न्यूटन फॉर्मूला और लाप्लास करेक्शन में कराऊंगा कल क्लास में यहीं पे लाइव, ये इंपॉर्टेंट है। इतने टाइम जो भी है यूटिलाइज यहाँ इसमें कर लेते हैं इस टॉपिक में। हाँ भाई, प्लेन प्रोग्रेसिव वेव समझ आ गई होगी। अब डिस्प्लेसमेंट रिलेशन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव का क्या होता है, देखो ये है ना, वेव की इक्वेशन होती है नॉर्मली y बराबर a साइन ओमेगा टी, ठीक है। अब y क्या होता है भाई, डिस्प्लेसमेंट होता है, a एम्पलीट्यूड होता है, t टाइम पीरियड होता है, t इसमें है नहीं, ठीक है। अब हमें किसी भी पार्टिकल p का किसी टाइम t पे हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है, ठीक है। यार एक काम करते हैं, इसको यहीं एंड करते हैं, बाकी मैं तुम्हें कल क्लास में ही कराऊंगा, क्योंकि मुझे लग रहा है पहले न्यूटन लाप्लास करेक्शन कराना चाहिए, तो कल ही करते हैं।